और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान आला कमान से चर्चा के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि मंत्रियों की शपथ को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक तौर पर तिथि तय नहीं हुई है और जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन को आधिकारिक तौर पर इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। क्योंकि सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए थे, राजीव शुक्ला से उनकी मुलाकात हुई और वहीं से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। राजभवन में उनका शपथ ग्रहण होना है। आधिकारिक सूचना हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी राजभवन को दी जाएगी, लेकिन तैयारियां और औपचारिक तौर पर वहां पर शुरू हो चुकी हैं। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवालों से खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। रणबीर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, आधिकारिक तौर पर अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हैं। रणबीर, जी हाँ जास्मिन, देखिए जो सुबह जो हम चर्चा कर रहे थे वही जो है अभी चर्चाएं जारी है। इंतजार तो हमें भी यही है कि शायद ये जो है, वैसे जो जानकारी निकल कर आई है, जो कांग्रेस के विधायक है उन तक ये मैसेज जो है पहुंचा दिया गया है कि कल ये जो है शपथ समारोह जो है वो हो सकता है। तो आज जो है सारे जो है यहाँ धर्मशाला से शिमला निकलेंगे, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमें भी जो है यहाँ से शिमला जाना पड़ेगा अगर शपथ समारोह जो है कल होता है तो। लेकिन यहाँ पर जो रवि मिश्रा है दिल्ली में हमारे सहयोगी, वो ये लगातार जानकारी कि मुख्यमंत्री अभी जो है हिमाचल सदन में है, वो वहीं पर है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद वो धर्मशाला ना आए, सीधे जो है शिमला जाए। पहले ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली से सीधा यहाँ धर्मशाला आएंगे, लेकिन कुछ एक बैठकों का दौर जारी है। जहां तक शपथ समारोह की बात है, ये जो है जानकारी निकल कर आई है कि मौखिक तौर पर ये जो है चर्चाएं चल रही हैं, राजभवन में तैयारियां जो है चल रही हैं और लिखित में आदेश अभी कोई नहीं है। तो शायद अभी थोड़ा और इंतजार शायद हमें करना होगा। शायद 3 से 4 बजे तक का समय ये बताया जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कि कल ये शपथ समारोह होना है या परसों होना है। आधिकारिक तौर पर जैसे आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, मंत्रियों का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, लंबे समय से जो नाम चल रहे हैं वो लगभग तय हैं और ये भी बताया जा रहा है कि केवल 7 से 8 ही मंत्रियों की जो है शपथ यहाँ पर होगी, 2 जो है छोड़ दिए जाएंगे, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आई है। और यहाँ कांगड़ा की बात करें, 2 ही यहाँ से नाम है और शिमला से अब एक बड़ी जानकारी निकल कर रही है कि शायद 2 नाम होल्ड कर दिए गए हैं, एक ही का जो है एक ही मंत्री की जो है शपथ होगी। खैर, ये जो है ये जब आधिकारिक सूचना होगी उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। जो जितने भी विधायक है कांग्रेस के, जो मंत्री पद के तलबगार हैं, वो भी अपने स्तर पर तैयारियां जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से जल्दी ही कुछ जो है यहाँ से निकल जाएंगे शिमला की तरफ। और संभावना यही है कि शायद कल ये शपथ हो। अगर गठन को लेकर जो जी रणबीर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बहुत जल्द वो स्पष्ट होने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद आधिकारिक तौर पर सूचना भी राजभवन को दे दी जाएगी। नजर आप बना के रखिए रणबीर, आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेंगे इस विषय पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। चर्चा में विपक्ष की ओर से विपिन सिंह परमार ने हिस्सा लिया और चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से किए गए हमलों पर जमकर पलटवार किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने जनता विरोधी फैसले लिए हैं और उनके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। संस्थानों को एक ही आदेश में बंद करवाना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया है और बिना कैबिनेट की मंजूरी के संस्थान बंद किए गए हैं। परमार ने कहा कि सरकार मजबूत होनी चाहिए। इस दौरान परमार ने कांग्रेस की 10 गारंटियों के अब तक पूरा ना होने पर भी निशाना साधा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल की महिलाओं ने
बटुए सिल लिए हैं। अभी तक ओपीएस 300 यूनिट बिजली और 1 लाख नौकरी के वादे पर काम शुरू नहीं हुए हैं। राज्यपाल को मजबूरी में अभिभाषण की कॉपी पढ़नी पड़ी। अभिभाषण में कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये अभिभाषण हिमाचल की जनता के साथ बड़ा धोखा है। परमार ने सरकार से संस्थान बंद करने के फैसले को वापस लेकर विपक्ष से सुझाव लिए जाने की मांग की है। इस प्रस्ताव का या अभिभाषण का जो हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके रोड मैप ना बना करके तैयार किया गया था, उसका हमने विरोध किया। हमारे दल ने, भाजपा ने विरोध किया। 25-26 दिनों की बात करें तो ये बिखरी हुई सरकार, जिस सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। हाँ, एक बात कह सकता हूं, जो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों की सुविधाओं के लिए संस्थान खोले थे, उनको ऐसी चाबुक चलाई, एक सर्कुलर जारी किया गया और उन सभी को निरस्त कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ है, हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ है। विधायक संजय रतन ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए विपक्ष पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। संजय रतन ने पूर्व की जयराम सरकार को पलटू राम सरकार करार दिया। संजय रतन ने कहा कि संगठन के दबाव में पूर्व की सरकार सुबह के फैसलों को शाम को बदल देती थी। इसके अलावा संजय रतन ने पूर्व की सरकार पर भर्ती घोटाले के भी आरोप लगाए। संजय रतन ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा पुलिस भर्ती घोटाला हुआ और हाल ही में जेओए आईटी पेपर लीक का घोटाला भी सामने आया है। संजय रतन ने कहा कि वो सीएम सुक्खू के आभारी हैं, जिन्होंने आते ही एसएससी बॉडी भंग कर दी। इसके अलावा डी नोटिफिकेशन को लेकर भी संजय रतन ने पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय रतन ने कहा कि ज्वालामुखी में 20 पंचायतों पर बीडीओ ऑफिस खोले गए। देहरा की पंचायतों को मिलाकर बीडीओ ऑफिस खोला गया, जबकि ज्वालामुखी की 51 पंचायतों को जोड़कर बीडीओ ऑफिस खोला गया होता तो वहां की जनता को फायदा होता। संजय रतन ने कहा कि पंचायत समिति भी 4 सदस्यों की बन रही थी, ये कौन सी जरूरत थी। संजय रतन ने कहा कि सियासी फायदे के लिए कार्यालय जयराम की सरकार में खोले गए। संजय रतन ने कहा कि बार बार गलती करने की वजह से जनता ने आज बीजेपी को विपक्ष में बिठा दिया है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रणबीर, अभिभाषण पर जिस तरीके से चर्चा हुई उसमें संजय रतन ने उस चर्चा की शुरुआत की और ताबड़तोड़ विपक्ष पर हमले बोले गए हैं। क्या कुछ रहा आज सदन की कार्यवाही में, जरा विस्तार से बताइए। अच्छा, देखिए, अभी आपको बताएं भोजनावकाश तक के लिए जो आज की कार्रवाई थी वो स्थगित की गई है। इसके बाद भी जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा जो है जारी रहेगी। आज की अगर हम देखें, शुरुआत में जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया, तो ये बताते चले कि आज जो है पूरी तरह से जो है सदन में हमें हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई और कुछ मजाकिया अंदाज में भी चुटकियां ली गई। तो यहाँ पर एक दूसरे पर जो है भारी बढ़त बनाने की कोशिश की गई कि किस तरह से ये विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहा है कि कैसे जो है कैबिनेट के निर्णयों को बदला गया। तो यहाँ पर सुक्खू सरकार की तरफ से जो है मोर्चा जिस तरह से संजय रतन ने संभाला, बीच बीच में उप मुख्यमंत्री ने भी जो है पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। यहाँ पर आज जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके जो है ससुर का निधन हो गया है, तो वो जयपुर के लिए रवाना हो गए थे सुबह ही। तो उनके स्थान पर जो विपिन सिंह परमार है, वरिष्ठ सदस्य विपक्ष के, उन्हें जो अधिकृत यहाँ पर किया गया था। कुल मिलाकर आज जो सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो जयराम सरकार ने जो निर्णय लिए थे, खासकर जो अप्रैल 2022 के बाद अंतिम कार्यकाल के 9 महीने को लेकर, उस पर जो है जमकर यहाँ पर बार पलटवार किया गया और जमकर हमले
सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए, उसके विरोध में जो है जवाब विपक्ष की तरफ से भी दिया गया। लेकिन बड़ी और अहम बात यहां पर ये निकल कर आई है कि यहां पर सरकार ने, सुखू सरकार ने बताया कि जो स्थिति अभी है, कुछ और कर्ज जो है लेने हैं प्रदेश को चलाने के लिए, और जो कैग की रिपोर्ट भी यहां पर रखी गई है, तो इस साल के अंत तक हिमाचल पर जो कर्ज का बोझ है वो 74,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। और एक आंकड़ा ये भी दिया गया कि अकेले जयराम सरकार ने 26,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है इन पिछले 5 सालों में लिया है। तो यहां पर जो है आज का दिन जो है पूरी तरह से गहमा गहमी से भरा रहा, लेकिन कोई ज्यादा हंगामा यहां पर देखने को नहीं मिला है। अब ये चर्चा जो है जारी है, अब देखना होगा कि किस तरह का जो माहौल है वो सदन के भीतर रहेगा। जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आज आखिरी दिन है और आखिरी चरण की चर्चा चल रही है। किस तरह का माहौल आगे आने वाले कुछ घंटों में रहेगा, नजर आप बना के रखिए। जुड़े आपसे फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रणबीर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। धर्मपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्रशेखर ने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पूर्व की सरकार पर हमला बोला। इस दौरान चंद्रशेखर ने सुन्नी प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सुन्नी प्रोजेक्ट को भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि ये वीरभद्र सिंह के निजी प्रयास थे। उन्होंने ही इस परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से सिरे चढ़ाया। चंद्रशेखर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। इन्वेस्टर मीट से प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिला, इसका आज तक पता नहीं चला है। अभिभाषण प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि असली राम राज्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आएगा। पूर्व की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनगिनत दफ्तर खोले। अब विपक्ष को 6 महीने मौन व्रत धारण करके रखना चाहिए और बेहतर चर्चा के लिए 5 साल निश्चल भाव से सदन में आना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने भी हिस्सा लिया। विधानसभा के बाहर भी न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार बताए वो अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए कौन से दफ्तर से गोबर खरीदेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। इस चर्चा में विपक्ष की ओर से जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया है उनमें से एक पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे और पौंटा साहिब से भाजपा विधायक हमारे साथ सुखराम चौधरी। सर, किस तरह से आप जो है इस अभिभाषण को देखते हैं और चर्चा के दौरान जो है आपने बहुत सारे सवाल उठाए? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने जो यहाँ पर अभिभाषण पढ़ा वो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जब प्रदेश में चुनाव हो रहा था, मैं तो सीधी बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के पास गए, लोगों से उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हम तुरंत आपका ₹2 गोबर लेंगे, तुरंत इंतजाम करेंगे। हम आज इनसे पूछ रहे थे गोबर कहाँ भेजें, कौन से ऑफिस में भेजें। इन्होंने उस समय फार्म भरवाए जल्दबाजी में महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से फार्म भरवा दिया जिनके हस्बैंड सर्विस में। जब उन्होंने कहा कि हम तो सर्विस में हैं, उसने कहा कोई नहीं, हमने 18 से 60 साल की सारी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना देना। हजारों महिलाओं के फार्म भरवा दिए, मंदिरों में जाकर कस्में खाई, बस सरकार बन जाए। 10 दिन के अंदर अंदर गारंटी दी थी, इन्हें ओपीएस लागू करने की बात कही, 3 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, ₹2 गोबर लेने की बात कही थी। लगभग 23 लाख महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की उम्र में 1500 रुपये महीना पेंशन लगाने की बात कही थी। हम इनसे बात पूछ रहे हैं, आपकी सरकार को बने लगभग 1 महीना होने वाला है, आप कम से कम आपने डी नोटिफाई करने के लिए इंस्टीट्यूट जो पूर्व की सरकार ने खोले थे उनकी कमेटियां तो बना दी। मैंने कहा अब इनकी कमेटी भी बना देते भी गोबर कैसे परचेज होना पता लग जाए। सर, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आपने जो है अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में संस्थान खोले और जो मौजूदा जो परिस्थिति है, हिमाचल का जो कर्ज है वो इसके अंत तक 74,000 करोड़ के पार हो जाएगा और आपने अकेले 26,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया। तो ऐसे में जो है बिना बजट के जो है प्रावधान किए संस्थान आपने खोले, इसलिए ये किया जा रहा है।
जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक उस सरकार ने भी सैकड़ों से अधिक इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में खोले थे। 22 तो नए कॉलेज खोले थे उस समय, और एक एक कमरे में कॉलेज खोल दिए थे। +2 स्कूलों में कॉलेज खोल दिए थे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वो सभी कॉलेज चला कर दिए, वो सारे इंस्टीट्यूट कंटिन्यू कर दिए। अब क्या रणनीति है सर विपक्ष की? हम तो इनसे साफ सुथरी बात कहना चाहते हैं कि आप जो आपने इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई किए हैं उनको आप दोबारा चालू करिए, नहीं तो विधानसभा के अंदर भी आपका घेराव होगा और विधानसभा के बाहर सड़कों पे भी हम आपका घेराव करेंगे। जब तक आप ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो आपने अनजस्टिस किया, मैं कहूँगा अनजस्टिस है, उसको जस्टिस में नहीं बदलेंगे, हर जगह आपका विरोध होगा। तो यहाँ पर जो है तेवर में किस तरह से विपक्ष है वो यहाँ पर जो है लगातार अपनी बात रख रहा है और किसी भी सूरत में जो है सत्ता पक्ष को बख्शने के मूड में नहीं है। और यहाँ पर बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, सुक्खू सरकार को जो है घेरा जाएगा। धर्मशाला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2023 के साथ हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक को सदन में पारित किया गया। दोनों विधेयकों को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में रखा था। आखिरी दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को सदन में बोलने का मौका दिया। गुरुवार को उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाया था, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान विपिन सिंह परमार ने कहा कि बीते दिन सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और सदन स्थगित कर दिया गया। ये सदन की परंपरा नहीं रही है। विपिन सिंह परमार ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी वाणी और व्यवहार में अंतर नहीं दिखना चाहिए। धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए अब तक लिए गए फैसलों की तारीफ की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि युवा सीएम का होना खुशी की बात है। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सत्ता और विपक्ष को साथ चलने की बात कही। राज्यपाल ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उपयोगी और रचनात्मक आलोचना के प्रति सजग रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सरकार का मानना है कि ये सत्ता नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन है। सबके सहयोग से विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। कुछ ही समय में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छ प्रशासन के लिए फैसले लिए गए। सरकार प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर काम करेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन तंत्र स्थापित किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में नए रोजगार कार्यक्रमों पर जोर सरकार को देना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर शासन प्रशासन की दशा सुधारी जाएगी। ये कुछ अहम बिंदु हैं जिन्हें ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किन पहलुओं को सम्मिलित किया। जयराम सरकार में खुले संस्थानों को डीनोटिफाई करने का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी की तरफ से याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने कहा कि जनहित में लिए गए फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं, उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हित में संस्थान खोले थे, उन्हें बंद करना गलत है, जिससे सरकार को वापस लेना होगा। और इसी बीच शिमला से आपको एक बड़ी खबर देंगे, जहां शिमला में 29 ग्राम चिट्टे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने HRTC बस में उन्हें दबोचा है। दोनों शिमला के कुमार सेन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बालूगंज थाने में
मामला दर्ज किया गया है। नशा तस्करों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एएसपी रमेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। तो चिट्टा तस्करों को एचआरटीसी की बस से दबोचा गया। बालूगंज थाने में ये मामला दर्ज कर लिया गया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। ये दोनों शिमला के कुमारसेन के रहने वाले बताए जा रहे हैं और नशा तस्करों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। एएसपी रमेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। तो शिमला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये जो एसआईयू टीम है उन्होंने तारादेवी में एचआरटीसी बस जो कि नालागढ़ से रिकांगपिओ जा रही थी उसमें 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है चिट्टे के साथ, जिनके पास 29 ग्राम चिट्टा अर्थात हीरोइन बरामद हुई है। ये युवक दोनों शिमला जिले के ही रहने वाले हैं, जिनमें एक कोटगढ़ तथा दूसरा कुमारसेन का रहने वाला है। दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है और मामला पुलिस थाना बालूगंज में पंजीकृत किया गया है तथा मामले का अन्वेषण किया जा रहा है। इनसे जो तफ्तीश है वो आगामी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से ये लेकर आए और कहाँ ये देने इसको जा रहे थे। इनमें से एक युवक पहले भी एक बार जो है चिट्टे के मामले में संलिप्त रहा है, उसकी भी तस्दीक की जा रही है। साथ ही साथ एक और मामला जो है थाना सदर के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक युवक को जो है नशीली जो नाइट्रोजापाम की जो 27 टैबलेट्स है उसके साथ उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें भी मामला पुलिस थाना सदर में पंजीकृत किया गया है और मामले का अन्वेषण किया जा रहा है। और खबर बद्दी से, जहां धुंध के कारण सड़क हादसा हुआ है। टाइम्स मार्ग पर गहरी खाई में एक ट्रक गिर गया है। हादसे में ट्रक चालक की बाल बाल जान बची है। हादसे के कारण पूरे तरीके से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। तो धुंध के कारण ये हादसा पेश आया है, जहां गहरी खाई में एक ट्रक जा गिरा है। लाखों के नुकसान की इसमें खबर है। हालांकि ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। टाइम्स चौक के पास यह हादसा पेश आया है। धुंध की वजह से गहरी खाई में ये ट्रक जा गिरा है। ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर की किसी तरह बाल बाल जान इसमें बची है। नालागढ़ के मगनपुरा में स्थित फार्मेसी कॉलेज के पीछे से एक प्रवासी युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। ये युवक बेला मंदिर से पिछले 22 दिनों से लापता था। मृतक प्रवासी मजदूर बिहार का रहने वाला था और नालागढ़ की एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि 22 दिन पहले मृतक अपने कुछ दोस्तों के साथ फार्मेसी कॉलेज के पास शराब पीने के लिए गया था। अब इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस मसले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे और अगर आप सोलन बाईपास से गुजर रहे हैं तो सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि यहां कोहरे और सड़क किनारे जमा पानी हादसों की वजह बन रहा है। बुधवार को यहां एक के बाद एक 6 गाड़ियां सड़क पर पलट गईं। यह सिलसिला सुबह से रात तक चलता रहा। लोग एक गाड़ी को सीधा करते कि दूसरी गाड़ी फिसल जाती। गनीमत रही कि किसी भी वाहन चालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। लोगों के मुताबिक नाला जाम हो जाने के कारण पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे ये हादसे हो रहे हैं। और विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता का 2nd राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें विंटर क्वीन के प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही 27 युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्निवल के चौथे दिन विंटर क्वीन के ट्रेडिशनल राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी माइनस तापमान में ट्रेडिशनल ड्रेस में कैटवॉक करते हुए मनु रंगशाला में नजर आई।